Hello student, this is Vipin here. Welcome to everyone on our channel Learnopedia. जैसा कि थंबनेल देख के आप सभी जान गए होंगे कि आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे क्या कहते हैं जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से, चाहे वो सिविक्स के हों, चाहे इकोनॉमिक्स के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, चाहे हिस्ट्री के हों। तो उन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10 की सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो पावर शेयरिंग है, जिसका अपना एक अलग वेटेज है बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसके एमसीक्यू को हम कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और रिक्वेस्ट आप सभी से है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ चैप्टर्स की नॉलेज भी मैं देता चल रहा हूं, जिससे आपका एक बेहतरीन रिवीजन भी होगा। ठीक, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू को कवर करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन मोस्टली लिव इन बेल्जियम। कह रहा कौन सी ऐसी पॉपुलेशन थी जो मोस्टली बेल्जियम में थी। इनमें से इन फॉलोइंग पॉइंट्स में ऐसी कौन सी पॉपुलेशन थी, ऐसी कौन सी कम्युनिटी की पॉपुलेशन थी जो बेल्जियम में सबसे ज़्यादा थी। तो आप सभी को पता है डच स्पीकर्स थे। कौन थे? डच स्पीकर्स। ओके, डच स्पीकर्स सबसे ज़्यादा आपके बेल्जियम में थे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डच स्पीकर इन बेल्जियम। बेल्जियम जो एक यूरोपियन कंट्री है, उस यूरोपियन कंट्री की क्या कहते हैं, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और ये अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को 4 कंट्री से शेयर करती है, जो कि अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन ये बताना है कि जो बेल्जियम कंट्री थी वहाँ पे डच स्पीकर्स कितने ज़्यादा परसेंटेज में थे, मतलब कितनी वहाँ उस पर्टिकुलर कंट्री की कितनी परसेंट पॉपुलेशन डच स्पीकर्स थी। तो 59% पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज़ डच स्पीकर। 59% पॉपुलेशन जो डच की थी, सॉरी बेल्जियम की थी, वो डच स्पीकर्स थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ फ्रेंच स्पीकर इन बेल्जियम। डच स्पीकर्स का हमने जाना कि 59% पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम आर डच स्पीकर्स, बट देयर आर 40% पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज फ्रेंच स्पीकर। 40% पॉपुलेशन जो बेल्जियम की थी वो फ्रेंच स्पीकर्स थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, द प्लेस वेयर फ्रेंच स्पीकर्स आर लिव इन बेल्जियम। वो प्लेस का नाम बताइए जहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स लोग रहते थे। तो फ्रेंच स्पीकर्स लोग जिस जगह पे रहते थे या जिस पर्टिकुलर एरिया से वो बिलोंग करते थे, वो आपकी थी वेलोनिया रीजन। कौन सा रीजन था वो? वेलोनिया रीजन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा द प्लेस वेयर डच स्पीकर्स आर लिव इन बेल्जियम आर इज कॉल्ड। वो प्लेस का नाम बताइए जहाँ पे डच स्पीकर्स आपके रहते थे। तो डच स्पीकर्स जिस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते थे वो आपकी रीजन कहलाता था, वो रीजन आपका कहलाता था फ्लैमिश रीजन। याद रखिएगा, डच स्पीकर्स जहाँ पे रहते थे बेल्जियम में वो फ्लैमिश कहलाता था, और आपके फ्रेंच स्पीकर्स जहाँ रहते थे वो वेलोनिया रीजन कहलाता था। ठीक, अब आगे चलता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन कहाँ पर लोकेटेड है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर लोकेट था आपके बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी ब्रसेल्स में आपके यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर सिचुएटेड था। ठीक, 7 देखिए, व्हाई द डच स्पीकर्स आर नॉट एंजॉय देयर मेजॉरिटी इन बेल्जियम। जो डच स्पीकर्स थे वो अपनी मेजॉरिटी को क्यों एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। 59% होने के बाद भी वो लोग अपनी मेजॉरिटी को बेल्जियम में एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज दे आर नॉट रिच एंड पावरफुल। ठीक, क्योंकि वो रिच और पावरफुल नहीं थे। ये बिकॉज दे आर नॉट इन मेजॉरिटी इन ब्रसेल्स। ठीक, वो क्या कहते हैं, ब्रसेल्स जो वहाँ की कैपिटल सिटी थी वहाँ मेजॉरिटी में नहीं थे। ए एंड बी दोनों या नन ऑफ अबव, तो दोनों रीज़न यहाँ पे होगा। ठीक है, वो रिच और पावरफुल भी नहीं थे, और सेकंड थिंग उनकी ब्रसेल्स में मेजॉरिटी भी नहीं थी। तो सी आपका होगा बोथ ए एंड बी। सेवंथ वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए एंड बी दोनों आपका होगा। ठीक, अब 8th वाला कवर करते हैं, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, कम्युनिटी गवर्नमेंट किसे कहते हैं? ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय ए सिंगल कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक सिंगल कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई, उसी को हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया गया। ए ऑप्शन में दिया गया अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय 2 और मोर पार्टीज। जब 2 या 2 से अधिक पार्टियाँ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो इसे कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं, मतलब कि गठबंधन सरकार। ठीक, लेकिन एक ऐसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो क्या कहते हैं सिंगल कम्युनिटी के द्वारा फॉर्म की गई है, उसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं।
और इंडिया जो हमारी कंट्री है जहाँ पे इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ पे कोलिएशन गवर्नमेंट केवल यूनियन और स्टेट में बन सकती है और आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट केवल लोकल एरियाज़ में बन सकती है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है। एक बार मैं फिर से बता दूं, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो सिंगल कम्युनिटी के द्वारा फॉर्म होती है, और ऐसी गवर्नमेंट जहां पर 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं उसे कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक, तो व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, 9th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट शेयर इट्स पॉलिटिकल बाउंड्री विद बेल्जियम? इनमें से कौन ऐसी कंट्री है जो अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बेल्जियम से शेयर नहीं करती? तो 4 शेयर करती हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग। ठीक, तो नीदरलैंड भी शेयर करता है, जर्मनी भी शेयर करती है, लुक्सेमबर्ग भी शेयर करती है और फ्रांस भी शेयर करता है। तो इटली जो ये कंट्री है ये अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री बेल्जियम से शेयर नहीं करती है। ठीक, तो यह याद रखिएगा, देयर आर 4 कंट्री विच शेयर देयर पॉलिटिकल बाउंड्री विद बेल्जियम। दीज आर नीदरलैंड, जर्मनी, लुक्सेमबर्ग एंड फ्रांस। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया भी है ये वाला कि इन विच ईयर बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंट। तो बेल्जियम को इंडिपेंडेंट किस ईयर में मिला था? तो बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंट इन 1830। याद रखिएगा 1813 में जुलाई, देखिए क्या कहते हैं, 1830 का एक समय था जब जुलाई रिवॉल्यूशन हो रहा था पूरे यूरोप में। तो जुलाई रिवॉल्यूशन के दौरान ही नीदरलैंड से अलग हुआ था बेल्जियम। बेल्जियम नीदरलैंड का ही एक पार्ट था और 1830 के दौरान नीदरलैंड से अलग हुआ था बेल्जियम और एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। ठीक, तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये कब आज़ाद हुआ था बेल्जियम, 1830 में। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंट? किस कंट्री से बेल्जियम इंडिपेंडेंट हुआ था? मैंने बताया अभी, नीदरलैंड से इंडिपेंडेंट हुआ था बेल्जियम 1830 में। ठीक, आगे चलते हैं, द नेम द कम्युनिटी विच इज मेजॉरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी मेजॉरिटी में थे? तो सभी को पता है, सिन्हाला। कपाला उपाला नहीं थे इसमें, ऑप्शन ए में देखिए मैंने कपाला लिखा है, कपाला, सिन्हाला, तमिल एंड इंडियन तमिल। ठीक है, तो सिन्हालास जो थे वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है, कपाला यहाँ पे कहाँ से आ गया? ठीक, शक्तिमान वाला। ओके, अब देखते हैं, चलिए 13th क्वेश्चन। ओके, 13 क्या कह रहा है, विच व्हाट इज द परसेंट ऑफ सिन्हाला स्पीकर इन श्रीलंका? जो सिन्हाला स्पीकर श्रीलंका में मेजॉरिटी में थे वो कितने परसेंट थे? तो वो 74% थे। कितने परसेंट थे? 74% थे। ठीक, तो अगर ऐसे करते चलो ये बहुत अच्छा है आपके रिवीजन के लिए भी, और एग्जाम में तो MCQ इस बार आने ही वाले हैं बहुत, उसका अच्छा खासा वेटेज होगा तो हेल्पफुल होगा उसमें भी है। ठीक, 14th, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ तमिल स्पीकर इन श्रीलंका? श्रीलंका में जो तमिल स्पीकर थे वो 18% थे, जिसमें से 13% श्रीलंकन तमिल थे और उसके बाद आपके जो 5% थे वो इंडियन तमिल थे। ठीक, तो याद रखना व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ तमिल स्पीकर इन श्रीलंका, तो ये थे 18%। ठीक, अब इसके बाद ये पूछा कि जो रिमेनिंग, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका बिलोंग टू विच कम्युनिटी? जो रिमेनिंग पॉपुलेशन थी श्रीलंका की वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी? तो दे बिलोंग क्रिश्चियनिटी। ठीक, सिन्हालास जो थे वो बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, तमिल स्पीकर जो थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन के थे, लेकिन जो रिमेनिंग पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियन थी। ठीक है, और ये जो क्रिश्चियन लोग थे ये सिन्हाला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। ओके, आगे चलते हैं, 16th क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर श्रीलंका वाज डीकॉलोनाइज्ड और गॉट इंडिपेंडेंट? किस ईयर श्रीलंका आज़ाद हुआ था? तो 1948 में अंग्रेज़ों के चुंगल से ये भी आज़ाद हुआ था। 1947 में हम आज़ाद हुए थे और 1948 में ये आज़ाद हुए थे श्रीलंकन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 1948। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सिन्हालास बिलोंग टू विच रिलीजन? सिन्हालास किस रिलीजियस को फॉलो करते थे? तो दे फॉलो द रिलीजन इज कॉल्ड बुद्धिज्म। वो लोग बुद्धिज्म रिलीजियस को फॉलो करते थे। कौन? सिन्हालास लोग। ओके, अब इसके बाद 18th क्वेश्चन देखिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल? पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। जो पॉसिबिलिटी होती है कन्फ्लिक्ट की, सोसाइटी में लड़ाई झगड़े मारपीट की जो कंडीशंस क्रिएट होने के चांसेस होते हैं उसको पूरी तरीके से ये रिड्यूस करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अब देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है, बिकॉज इट फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गलत, पावर शेयरिंग एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करता है। बिकॉज इट सेंट्रलाइज द पावर, नहीं, ये पावर को डिसेंट्रलाइज करता है। बिकॉज इट गिव मोर पावर टू अ सिंगल कम्युनिटी, नहीं, ये सभी कम्युनिटीज़ को इक्वल पावर देता है। और डी वाला था बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। यस, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। ओके, अब 19 देखिए, नेम द पर्सन हु फॉर्म लिट्टे
LTTE, लिट्टे भी कहते हैं, LTTE भी कहते हैं। तो वो पर्सन कौन थे जिसने लिट्टे को फॉर्म किया था? तो बाहुबली के कटप्पा तो थे नहीं वो, ठीक। उसके बाद वेलु पिल्लई वर्माकरम, वेलु पिल्लई शर्माकरन, ये लोग भी नहीं थे, उनका नाम था वेलु पिल्लई प्रभाकरन, ठीक है ना। वेलु पिल्लई प्रभाकरन ने लिट्टे का फॉर्मेशन किया था LTTE का, ठीक है। कटप्पा टप्पा नहीं थे यहाँ पे, ओके। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब लिट्टे स्टैंड फॉर LTTE। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि LTTE स्टैंड फॉर, लिट्टे स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिट्टे। अब ये फॉर्म किया गया था वेलु पिल्लई प्रभाकरन द्वारा। क्यों फॉर्म किया था, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। ये फॉर्म इसीलिए किया गया था कि जो आपके क्या कहते हैं तमिल पर्सन्स थे, उनके राइट्स को पूरी तरीके से डिनाइड कर दिया जा रहा था सिन्हालास द्वारा। तो वो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया था जो लिट्टे कहलाया। और ये डिमांड कर रहा था कि जो श्रीलंका है उसके नॉर्थ साइड में, श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न साइड के एरियाज़ को इन्हें दे दिया जाए और उसको एक अलग सेपरेट तमिल स्टेट बना दिया जाए। ये इनकी डिमांड थी लिट्टे की। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट इस डिमांड को मानने से मना कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे फिर सिविल वार होता है। और सिविल वार कई साल तक चलता है, तकरीबन 25 से 26 साल। 1983 में स्टार्ट होता है और 2009 में ख़त्म होता है। मतलब कि 25 साल कुछ महीने, आप 26 साल भी कह सकते हैं। इतने लंबे समय यहाँ पे सिविल वार होता है। और सिविल वार का रिजल्ट क्या था वो भी आगे बताता हूँ, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इन विच ईयर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म लिट्टे, लिट्टे किस ईयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था? तो ये LTTE वेलु पिल्लई प्रभाकरन द्वारा 1976 में फॉर्म किया गया था, ठीक। आगे, इन विच ईयर श्रीलंकन सिविल वार वाज स्टार्टेड, श्रीलंकन सिविल वार स्टार्टेड हुआ था 1983 में, ठीक। इसके बाद इन विच ईयर श्रीलंकन सिविल वार एंडेड, तो 2009 में ये ख़त्म हुआ था। मतलब कि 26 साल तक, 83 में शुरू हुआ और 9 में ख़त्म हुआ, 26 साल तक श्रीलंकन सिविल वार चला, ठीक। इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट ये था कि जो मिलिटेंट ग्रुप बनाया गया था वेलु पिल्लई प्रभाकरन जी द्वारा, लिट्टे, उसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया 2009 में। और फिर से उन्होंने वहाँ पे जो उनका डोमिनेशन स्टैब्लिश था उसको फिर से वहाँ पे उन्होंने रीस्टैब्लिश कर दिया, ठीक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर गवर्नमेंट पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है उसमें गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं। और ऑर्गन्स मतलब कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। उसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। तो ये थे पावर शेयरिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। इनको कवर करने से आप MCQ क्वेश्चंस को तो कर ही ले जाएंगे, साथ साथ आपका एक प्रकार से पावर शेयरिंग का रिवीजन भी हो जाएगा, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक। तो MCQ का वेटेज अब इस बार अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा है, तो इसके बाहर का कोई MCQ आना नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को फाइंड करके कवर किया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के स्टूडेंट तक पहुंच सके, उनके लिए ये हेल्पफुल बन सके। और इसी तरीके से MCQ की हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की सीरीज़ इसी चैनल लर्नोपीडिया पे आपको मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए।